बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हलाकू खान बगदाद को फतह करने के बाद यहाँ के मकामी आलिमों और दीगर मुसलमानों को ज़िबा करते जा रहा था। हर तरफ तबाही मचा रहा था, हत्ता के जानवरों को भी आग लगाए जा रहा था, घरों को तबाह बर्बाद कर रहा था। चलते चलते हलाकू खान ने एक बड़ा सा हवेली नुमा घर देखा और जैसे ही घर देखा तो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि इस हवेली नुमा बड़े से घर के दरवाजे पर एक बड़ा कुत्ता मजबूत रस्सी के साथ उल्टा लटका हुआ था। हलाकू खान अपने घोड़े से तन्हा उतरा और अकेला जाकर इस हवेली के बाहर बुलंद आवाज में पुकारता है तो एक आदमी बाहर निकलता है जो हवेली का मालिक होता है, लेकिन इसे नहीं पता होता कि मेरे सामने खड़ा शख्स जालिम हलाकू खान है और इसने तबाही मचा रखी है। किस्सा मुख्तसर, ये आदमी हलाकू खान को अपने अंदर घर ले जाता है और इसे खाना की पेशकश करता है। चूंकि उस वक्त ये आदमी खुद खाना खा रहा होता है, लिहाजा हलाकू खान भी इसके साथ बैठकर दोस्ताना माहौल में खाना खाने लगता है। इस आदमी ने हलाकू खान की बड़ी मेहमान नवाजी की बगैर ये जाने कि ये एक जालिम शख्स है, क्योंकि ये शख्स एक सीधा आदमी था और अपने काम से काम रखता था। हलाकू खान की बार बार नजर दरवाजे पर लटके हुए कुत्ते पर पड़ती। हलाकू खान ने इस हवेली के मालिक सामने बैठे शख्स से पूछा कि आपने अपनी हवेली के दरवाजे पर इस कुत्ते को क्यों लटकाया हुआ है? तो इस आदमी ने कहा कि आप पहले आराम से खाना नोश फरमाएं, बाद में आपको बताता हूँ। खाना खाने के बाद हलाकू खान ने फिर से दरवाजे पर लटकते कुत्ते का सबब पूछा तो इस आदमी ने वाजे बताने से इनकार कर दिया और इतना कहा कि आपको मेरी मेहमान नवाजी कैसी लगी? हलाकू खान ने इसका शुक्रिया अदा किया कि आप बहुत ही मेहमान नवाज और सखी इंसान हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस कुत्ते को अपने दरवाजे पर क्यों फांसी पर लटका रखा है? तो इस बुजुर्ग ने हलाकू खान से कहा कि इस कुत्ते को दरवाजे पर लटकाने का सबब आप मत पूछिए, इसे आप छोड़िए। हलाकू खान को इसके ये अल्फाज सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो इसे फौरी सजा देकर भी ये राज पूछ सकता था, लेकिन वो न जाने क्यों खामोश हो गया, या वो हकीकत जानना चाहता था कि अगर मैंने इस पर सख्ती की तो शायद ये कोई और बात ना कर दे और ये राज ही रह जाए। इसलिए हलाकू खान अपनी असल पहचान छुपाए बगैर ही इससे ये जानना चाहता था कि आखिर आपने अपनी हवेली के दरवाजे पर इस कुत्ते को उल्टा क्यों लटकाया है? आखिर इसके पीछे क्या राज है? और इस सखी इंसान ने, जो शक्ल से बहुत ही भोला मालूम होता है, इसने ये हरकत क्यों की? हलाकू खान महसूस कर रहा था कि ये आदमी इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। हलाकू खान ने अपना वक्त जाया होता महसूस किया तो इसने बड़े खुश अखलाकी से इससे इजाजत चाही और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन हलाकू खान बहुत ज्यादा इज़्तिराबी के आलम में था। सारी रात हलाकू खान सो ना सका। वो इस राज को उसी तरह जानना चाहता था जो बिल्कुल हकीकत थी। हलाकू खान ने सोचा, अगर मैंने इस पर सख्ती की तो शायद ये मुझे कोई बनावटी कहानी सुना दे और हकीकत से पर्दा न उठाए। अगले दिन हलाकू खान एक बड़ी थैली सोने से भरकर इसी हवेली वाले आदमी के पास गए और कहा कि भाई, मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं तुझे अपनी तरफ से ये सोने से भरी थैली देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने अपनी हवेली के बाहर दरवाजे पर कुत्ते को क्यों लटकाया हुआ है। हलाकू खान पहले ही समझ चुका था कि ये एक सखी इंसान होने के साथ साथ एक अक्लमंद और दाना आदमी है और इस कुत्ते को लटकाने के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी हिकमत है। इस सखी आदमी ने सामने बैठे हलाकू खान को मामूली सा इंसान समझते हुए कहा कि अगर आप इस कदर इज़्तिराबी की हालत में हैं कि आपको सारी रात नींद नहीं आ सकी तो मैं आपको इस हकीकत से आशना कर देता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप मुझे इस राज की एक बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। हलाकू खान ने वो सोना इसे दिया। इस बुजुर्ग ने वो सोना अपने कब्जे में कर लिया तो हलाकू खान ने कहा कि अब आपकी शर्त पूरी हो चुकी है, लिहाजा आप मुझे हकीकत बताएं। इस हवेली के मालिक ने कहा कि मैं एक चरवाहा हूँ और काफी लंबे अरसे से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। मेरा भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ था और ये कुत्ता इनकी हिफाजत के लिए था। मैंने इस कुत्ते को देखते हुए इसे बड़े महंगे दाम खरीदा था, फिर हर दिन इसे अच्छी खुराक खिलाता हूँ, इस पर हजारों दिनार खर्च करता था। जैसे मैं अपनी जात को आराम देता हूँ, इसके आराम का ख्याल भी रखता था। इसको दूध पिलाता, गोश्त खिलाता, मैं इस पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन फिर अचानक मेरे रेवड़ से रोजाना एक बकरी गायब होती गई और मेरा रेवड़ आए रोज कम होता गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा कि इस तरह तो मेरा सारा रेवड़ खत्म हो जाएगा। मैंने फिर छानबीन करनी शुरू कर दी और गहरी नजरों से हर चीज को ताकने लगा। मैंने काफी दिन अपने रेवड़ पर गहरी नजर रखी तो
जब मैंने सब मालूम कर लिया तो पता चला कि ये कुत्ता हिफाजत करने की बजाय बकरियों को खुद भी खाता था और दूसरे कुत्तों को भी खिलाता था। तो मैंने इसको बतौर सजा और इबरत के लिए फांसी पर लटका दिया, ताकि मैं जब भी सुबह रेवड़ लेकर निकलूं और शाम को वापस आऊं तो मेरी नजर इस कुत्ते पर पड़े। एक तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो सके और दूसरा ये कि मैं आइंदा किसी पर हद से ज्यादा भरोसा न करूं कि मुझे इतना नुकसान उठाना पड़े। अब मैंने 2 कुत्ते रखे हैं, वो कुत्ते भी सुबह शाम अपने इस लटके हुए कुत्ते को देखते हैं, तो इनको भी ये बावर हो जाता है कि अगर हमने कोई गलती की या गद्दारी की तो हमारा अंजाम भी यही होगा। लिहाजा अब मेरा रेवड़ पहले से भी ज्यादा है और ये दोनों कुत्ते वफादारी करते हैं, क्योंकि मैं इन्हें एक हद से ज्यादा छूट नहीं देता। और जब भी इनको खाना देना होता है मैं इस लटके हुए कुत्ते के बिल्कुल नीचे देता हूँ, ताकि ये अपने अंजाम को न भूलें अगर कोई गलती करें तो। इस बुजुर्ग की सारी बात सुनने के बाद हलाकू खान ने कहा कि तुम वाकई एक दाना और अक्लमंद आदमी हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम दुनिया के वाहिद इंसान हो कि जिसने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया और जिसकी वजह से मैं सारी रात सो ना सका। इस बुजुर्ग ने पूछा कि आप कौन हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई ताजर हैं या कोई मुफक्किर हैं कि आप इस राज से पर्दा उठाने के लिए मुझे इतना सोना दे चुके हैं। तो हलाकू खान ने कहा कि मैं हलाकू खान हूँ। हलाकू खान के ये अल्फाज सुनते ही इस बुजुर्ग के पांव थर थर कांपने लगे। इस बुजुर्ग ने कभी भी हलाकू खान को देखा नहीं था, लेकिन इसके किस्से जरूर सुन रखे थे। ये सुनते ही ये आदमी हलाकू खान से कहने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, लिहाजा आप ये अपना सोना वापस रखें। हलाकू खान ने कहा कि तुमने मुझे जिंदगी में काम आने वाली बहुत बड़ी नसीहत और हिकमत की बात बताई है, जिसे मैं अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर चुका हूँ और ये मैं तुझे इसकी कीमत दे चुका हूँ। हलाकू खान जुबान का पक्का है, हर काम के कुछ न कुछ असूल होते हैं। मैं जालिम हूँ, मैंने हजारों नहीं लाखों लोगों को लुक्मे अजल बना दिया, जो चाहा वो करता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं ना कि सिर्फ जिंदा छोड़ रहा हूँ बल्कि इनाम भी दे रहा हूँ और तुम्हारी इस हवेली को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, हत्ता कि तुम्हारे इर्द गिर्द तमाम कबाइल तबाह हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। हलाकू खान ने पूरे बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। जब हलाकू खान ने बगदाद को फतह किया तो हलाकू खान ने शहर के बाहर डेरा डाला और पूरे शहर के इर्द गिर्द घूमने लगा। रिवायात में मिलता है कि हलाकू खान ने इस लूट मार और इस जंग में तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का कत्ले-आम किया और पूरे शहर को लूट लिया। कदीम मस्जिदों, महल्लात और कुतुब खानों को मसमार कर दिया और हत्ता कि ये भी खबर मिली कि हलाकू खान ने जितने भी कुतुब खाने थे इनको दरियाओं में बहा दिया। और ये भी रिवायात मिलती हैं कि इनकी इतनी ज्यादा तादाद थी कि कई दिन तक दरिया का पानी इन किताबों पर लिखी हुई स्याही की वजह से स्याह रहा था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हलाकू खान ने कितने ज्यादा कुतुब खानों को मुसमार किया, लेकिन शहर के अंदर दाखिल ना हुआ। आपके सिपाही बड़े हैरान थे। बहुत से कमानदारों ने आपसे सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो हलाकू खान से ये सवाल पूछ सके कि आप अभी तक शहर के अंदर दाखिल क्यों ना हुए। लेकिन हलाकू खान कोई आम इंसान नहीं था। जितना वो जालिम और ताकतवर था उतना ही वो अक्लमंद इंसान था। वो समझ गया कि मेरे कमानदार मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फिर हलाकू खान ने अपने तमाम कमानदारों को अपने पास बुलाया और इनको एक कतार में खड़ा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों से ही जान चुका हूं कि तुम्हारे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हलाकू खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम ये सवाल पूछना चाहते हो कि मैं अभी तक बगदाद शहर को फतह करने के बाद इसके अंदर दाखिल क्यों नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि मेरे दिमाग में 2 सवाल हैं। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिले जाते मैं उस वक्त तक बगदाद शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। कमानदारों ने अर्ज की, हुजूर आप बताएं आपके कौन से सवाल हैं। तो हलाकू खान ने कहा कि तुम बगदाद शहर में चले जाओ और बगदाद शहर के सबसे बड़े आलिम को बुलाकर मेरे पास लाओ और उसे हुक्म दो कि वो मुझसे मुलाकात करे। हलाकू खान ने कहा, मुसलमानों के दीन के सरबराह इनके आलम होते हैं, इसलिए वो मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। जब कमानदारों ने ये पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलिम नजर न आया जो हलाकू खान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि हलाकू खान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलिम बात करना पसंद नहीं करता था। पूरे बगदाद शहर में फैली तो एक मदरसे का उस्ताद कादहान ने
पैगाम भिजवाया कि मैं हलाकू खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। कादहान एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और इमामत भी करता था। दोस्तों, ये वाकया बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज है। आपसे गुजारिश है कि इसे गौर से सुने। दूसरे दिन सुबह कादहान हलाकू खान के पास पहुंचा, जहां हलाकू खान ने अपना डेरा डाल रखा था। कादहान ने पैगाम भिजवाया कि जाकर अपने हलाकू खान को बताओ कि एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, वो आपसे मिलने आया है। और हैरानगी की बात यह थी कि कादहान साथ में एक ऊंट, एक बकरा और एक मुर्गा भी लेकर गया। हलाकू खान ने कहा कि इसको अंदर आने दीजिए। जब कादहान अंदर गया तो हलाकू खान ने इसको सर से पैर तक देखा और कहा, तुम वो आदमी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। कादहान ने हलाकू खान से कहा कि अगर तुम मुझसे बड़ी चीज से मिलना चाहते हो और अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो बाहर एक ऊंट खड़ा है, तुम उससे मुलाकात कर सकते हो। और अगर तुम दाढ़ी वाले से मिलो तो बाहर एक बकरा खड़ा है, तुम बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। फिर कादहान ने हलाकू खान से कहा कि अगर तुम ऊंची आवाज वाले से बात करना चाहते हो तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम उससे बात कर सकते हो। यह सुनकर हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। हलाकू खान को इसका अंदाजे बयां बहुत ज्यादा पसंद आया। हलाकू खान ने इससे पूछा, मेरे 2 सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कादहान मुस्कुराने लगा और कहा, हलाकू खान, इस दुनिया में कोई भी सवाल पैदा होने से पहले उसका जवाब बनता है, फिर ही वो सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। हलाकू खान कादहान के अंदाजे गुफ्तगू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमानों के एक आम आलिम में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वो हलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दलेरी से बात कर रहा है। हलाकू खान को इसका अंदाजे गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि हलाकू खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमानदार, बड़े बड़े बादशाह भी झुककर बात करते थे। इसलिए हलाकू खान को इस आलम का अंदाजे गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। फिर हलाकू खान ने इससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे यहाँ बगदाद शहर में लेकर आई है। ये सुनकर कादहान मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्र अदा न करने, आपस में लड़ने, दौलत का हसद, ओहदों के मनसब के लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातर लड़ते हैं तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदे के मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो आज तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नजर न आता। अगर मुसलमान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते तो तुम आज यहाँ नजर न आते। अल्लाह ताला ने हमें अपनी दी हुई तमाम नेमतें, आसाइशें हमसे लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर हलाकू खान इसके जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो ये सुनकर कादहान ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, आला ओहदे पर बैठने की बजाय एक अहल हुक्मरान को बिठाएं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और आपस में भाईचारा अख्तियार कर ले, तो यही चीज काफी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नजर नहीं आएंगे। अगर आज से मुसलमान दूसरों से लड़ने की बजाय काफरों से लड़ना शुरू कर दे और आपस में भाईचारा अख्तियार कर ले, तो सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया से जालिम की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं, जब तक वो वापस नहीं आते, जब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, जब तक हम मुतहद नहीं होते, जब तक हम इत्तेहाद नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या, यहाँ चंगेज खान भी आए तो उसे वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर हलाकू खान को इसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और इससे बहुत मुतासिर हुआ और इसके बाद कादहान वहां से रुखसत हो गया। अगले दिन इस तारीखी फतह के बाद हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हजूम पर इसकी नजर पड़ी। हलाकू खान की बेटी ने पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? सिपाही हजूम में गए और वापस आकर कहा, लोग एक आलिम के पास खड़े हैं। हलाकू खान की बेटी ने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने ला हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलम से सवाल करने लगी
کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ عالم نے جواب دیا یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں شہزادی۔ شہزادی نے غصے سے کہا کیسے؟ عالم نے کہا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی یقیناً ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم نے کہا وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ چند دن بعد ہلاکو خان کو یہاں کے کسانوں نے اس طرح بے وقوف بنایا کہ خود ہلاکو خان کے ہوش اڑ گئے اور ہلاکو خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے چند سادہ سے آدمی ہلاکو خان کو اتنا بڑا بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے کے لیے جب بغداد کی طرف آ رہا تھا، ہلاکو خان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا اور اب ہلاکو خان کا مقصد بغداد کو فتح کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو کس طرح فتح کیا یہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں سن رکھا ہوگا، لیکن ہلاکو خان کا اپنی ریاست سے لے کر بغداد تک سفر کے درمیان کیا ہوتا رہا آج کی اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ آخر ہلاکو خان بغداد کی طرف جاتے ہوئے کن راستوں سے گزرا، کن کن مسائل سے گزرا۔ جب ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہا تھا تو اسی دوران ہلاکو خان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں بہت ہی مختلف اور عجیب قسم کے لوگوں کا تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں موجود فصلیں تھیں جن میں کسان کام کر رہے تھے، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہلاکو خان کے لشکر کا سن کر بھی اس گاؤں کے مرد اور خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ہلاکو خان کو گاؤں والوں کی یہ دلیری اور بہادری بہت پسند آئی، کیونکہ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں بھی ہلاکو خان کا لشکر گزرتا اس جگہ پر کئی سالوں تک سبزہ نہیں اگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی ہلاکو خان گزرتا ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ادھر ہلاکو خان کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر گاؤں والوں نے ہلاکو خان کی طرف ایک آنکھ بھر کے نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو رہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ایک موجود بڑی سی وادی میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہلاکو خان کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا خیمہ تیار کیا گیا اور ساتھ میں موجود جنگل میں ہلاکو خان کے لیے شکار کر کے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا۔ جب ہلاکو خان نے کھانا کھانے کے بعد آرام کر لیا تو ہلاکو خان اپنے چند اہم اور طاقتور سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے نکل پڑا۔ جب ہلاکو خان اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو ہلاکو خان کی نظر جس گھر میں بھی پڑتی اس گھر میں کوئی نہ کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی موجود ہوتی۔ ہلاکو خان صرف ایک گھر پر نہیں بلکہ پورے گاؤں پر فدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس گاؤں کے اندر حسن ہی حسن تھا اور ہلاکو خان حسن کا پیاسا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے سپاہ سالار کو کہا کہ ہمارا یہ لشکر یہاں پر تقریباً 10 دنوں کے لیے پڑاؤ کرے گا۔ یہ سن کر ہلاکو کے سپاہ سالار نے کہا اے عظیم ہلاکو خان، آخر اس جگہ پر 10 دن رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ جب میں اس گاؤں کی سیر و تفریح کر رہا تھا تو مجھے اس گاؤں کے اندر 10 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 10 کی 10 لڑکیاں کنواری تھیں۔ ان کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا
सिपा सालार जानता था कि हलाकू खान की बात कभी गलत नहीं होती। फिर हलाकू खान ने हुक्म दिया कि तुम हर रोज खास सिपाहियों को भेजकर एक घर से एक लड़की उठवा कर इसको दुल्हन की तरह तैयार करके मेरे खैमे में भिजवा देना, और जब 10 दिन तक मैं इस गांव की तमाम खूबसूरत लड़कियों के जिस्म से लुत्फ उठा लूंगा तो मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। सिपा सालार ने अपने हलाकू खान के आगे हुक्म सर तस्लीम खाम करते हुए सर झुका दिया। अब हलाकू खान के काफिले ने 10 दिन वहां पड़ाव किया और हर रोज हलाकू खान के सामने जाते और उस घर में से एक लड़की को उठा कर लाते, इसको दुल्हन की तरह तैयार किया जाता और फिर हलाकू खान के खैमे में भेज देते। लेकिन दुनिया के जालिम तरीन और सफाक तरीन आदमी के पोते की सबसे बड़ी और बुरी सिफ्त यह थी कि हलाकू खान जिस भी लड़की के साथ रात गुजारता सुबह इसको इबरतनाक मौत दे देता, क्योंकि हलाकू खान ये बात अपने लिए कमतर समझता था कि जिस लड़की के साथ एक बार मैं लुत्फ अंदोज हूं तो फिर और कोई आदमी इस लड़की को हाथ भी लगाए, और हलाकू खान इस बात को अपने लिए कमतर समझता था। और यही वजह थी कि हलाकू खान जब से पैदा हुआ जिस भी लड़की के साथ रात गुजारता इसको इसके बाद कत्ल कर देता। किताबों में मिलता है कि जब हलाकू खान 14 साल का था तो हलाकू खान की एक दोस्त जो कि इसके बाप के साथी की बेटी थी, हलाकू खान ने 14 साल की उम्र में इस लड़की के साथ जबरदस्ती की, इसके बाद इसको कत्ल कर दिया। और इस वजह से हलाकू खान के वालिद और इसके साथी के दरमियान काफी इख्तलाफात हो गए, और इस बात पर हलाकू खान के बाप ने इसे कहा था कि जब तुमने उस लड़की के जिस्म को नोच लिया तो फिर उसको तुमने कत्ल क्यों किया। हलाकू खान ने कहा था कि मुझे ये गवारा नहीं कि जिस लड़की को मैं हाथ लगा लूं फिर इसको कोई ऐरा गैरा आदमी हाथ लगाता फिरे। और यही वजह थी कि हलाकू खान 10 दिन तक इस गांव की जिस लड़की के साथ रात गुजारता सुबह इसको कत्ल करवा देता। लेकिन इस बार हलाकू खान का सबसे करीबी और वफादार वजीर साथ था। जब पहली रात हलाकू खान के सिपाही एक लड़की को उठाकर लाए तो वजीर ने देखा कि वो लड़की एक बूढ़े बुजुर्ग की बेटी थी। वजीर को बहुत तरस आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो वजीर सोचने लगा कि किस तरह इस लड़की को इबरतनाक मौत से बचाया जाए। फिर इसके दिमाग में एक तरकीब आई। सुबह हुई और हलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को जाकर जंगली जानवरों के आगे फेंक दो। तो इतने में इसके वजीर ने कहा, ऐ मेरे अजीम खान, जब भी तुम किसी लड़की के साथ रात गुजारते हो सुबह इसको जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देते हो, लेकिन इस बार लड़कियों को किसी और तरीके से अजियतनाक सजा दो। हलाकू खान ने कहा, ऐ वजीर बताओ इनकी क्या सजा होनी चाहिए, इनको किस तरह मौत देनी चाहिए। तो वजीर ने कहा, ऐ मेरे खान, हमारी वादी के करीब एक अंधा कुआं है, आप इन लड़कियों को अपने सिपाहियों को हुक्म दें कि इसको इन अंधे कुएं में फेंकवा दें। ना ही गांव वालों को पता चलेगा कि हलाकू खान ने इनकी बेटियों को कत्ल कर दिया, और ना ही वो ये समझेंगे कि वो लड़कियों को हलाकू खान ने अपने पास लौंडिया बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अगर इनकी मौत की खबर गांव वालों को हो गई तो वो रात के अंधेरे ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। हलाकू खान को यह तरकीब पसंद आ गई। अब हलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस वजीर के साथ जाओ और उस अंधे कुएं में इस लड़की को फेंक दो। अब हलाकू खान हर सुबह सिपाहियों को हुक्म देता और सिपाही वजीर के साथ जाते और उस अंधे कुएं में जाकर लड़की को फेंक देते, और इसी तरह करते करते 10 दिन और 10 रातें गुजर गईं। अब हलाकू खान ने गांव की सारी कंवारी लड़कियों के साथ एक एक रात गुजार ली। तो अब हलाकू खान ने अपने लश्कर को बगदाद को फतह करने की खातिर चलने का हुक्म दिया। हलाकू खान का लश्कर वहां से चला गया। वक्त गुजरता रहा और चंद माह के बाद हलाकू खान जब बगदाद को फतह करते बगदाद के सारे इख्तियारात अपने हाथ में लेने के बाद दोबारा इत्फाकन उसी गांव के पास से गुजरा तो हलाकू खान ने देखा कि जिस जिस लड़कियों के साथ हलाकू खान ने जना किया और सुबह इनको अंधे कुएं में फेंकवा दिया, वो सब की सब लड़कियां अपने वालिदैन के साथ खेतों में काम कर रही थी। ये देखकर हलाकू खान को बहुत गुस्सा आया और हैरत हुई कि जब मैंने इन लड़कियों को अंधे कुएं में फेंकवा दिया तो फिर ये लड़कियां कहां से आ गई। हलाकू खान ने अपने वजीर को अपने पास बुलाया और पूछा, ये सब क्या माजरा है, क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है? तो वजीर ने कहा, नहीं हुजूर, आपके सिपाही ये बात जानते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से उन लड़कियों को अंधे कुएं में फेंका था।
हलाकू खान को शक हो गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हलाकू खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिन लड़कियों के साथ हलाकू खान एक रात गुजार चुका है और अभी तक वो जिंदा है, लिहाजा हलाकू खान ने अपने सिपाहियों को अपने साथ लिया और उस अंधे कुएं पर पहुंच गए। हलाकू खान कुएं को हर तरफ से देख रहा था, लेकिन वो कुआं इतना गहरा था कि नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस कुएं से किसी भी किस्म की बदबू नहीं आ रही थी। गुस्से में आकर हलाकू खान ने अपने एक सिपाही को लात मारी और वो सिपाही इस अंधे कुएं में गिर गया। थोड़ी देर गुजरी, हलाकू खान का वही सिपाही हलाकू खान के सामने खड़ा हो गया। जब हलाकू खान ने अपने सिपाही को जिंदा देखा तो सख्त गुस्से में आ गया और कहा, तुम कैसे जिंदा बचे, हत्ता कि मैंने तुमको अंधे कुएं में फेंक दिया था। इसने कहा, ए खान, वो कुआं अंधा नहीं है और ना ही इसमें बंदे की जान जाती है, बल्कि वो एक गड़ा है और इस गड़े के नीचे एक लकड़ी का तख्त रखा गया है और इस तख्त के खुलने के बाद एक सुरंग शुरू होती है और वो सुरंग इस गांव के पास जाकर खुलती है। जब आप उन लड़कियों को इस अंधे कुएं में फेंकवाते तो वो लड़कियां इस अंधे कुएं से गुजरती हुई अपने गांव में चली जाती और हम समझते कि वो लड़कियां मर चुकी होंगी। हलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाओ और उन लड़कियों को और इनके माँ बाप को पकड़कर मेरे सामने लाओ। उन तमाम लड़कियों को और उनके माँ बाप को मैं अपने ही हाथों से कत्ल कर दूंगा और इस गांव के सरदार को भी पकड़ लाओ जिसने हमारे साथ ये घटिया खेल खेला। जब हलाकू खान के सिपाही वहां पहुंचे तो सारे गांव वाले हलाकू खान की आमद का सुनकर वहां से गायब हो चुके थे। हलाकू खान को पता चल चुका था कि ये सारे गांव वाले अपनी बनाई गई खुफिया जगहों पर छुप गए हैं, लिहाजा इनको तलाश करना मुश्किल था, क्योंकि पहले भी हलाकू खान को इन गांव वालों ने अच्छी तरह बेवकूफ बना लिया था। लेकिन हलाकू खान के सिपाही एक बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ कर लाए और आकर हलाकू खान को बताया, हुजूर, सिर्फ यही एक बूढ़ा बचा था जो कि चल फिर नहीं सकता और यही एक बूढ़ा इस गांव में मौजूद था। हलाकू खान ने पूछा, अगर तुम मुझे ये बात बता दो कि आखिर इन गांव वालों ने ये कुआं क्यों बनाया हुआ था और इसके नीचे सुरंग क्यों थी, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो बूढ़ा बुजुर्ग कांपते हुए कहने लगा और कहा, ए अजीम खान, हमारे गांव के सारे लोग बड़े ही अक्लमंद और ज़हीन हैं। वो जानते हैं कि किसी भी वक्त कोई भी मुश्किल आ सकती है, लिहाजा हमारे गांव वालों ने बहुत जगहों पर ऐसे खुफिया मकामात बनाए हुए हैं कि जब दुश्मन हमला करे तो सब लोग अपनी जान बचा सके और ये कुआं भी उन तमाम जगहों में शामिल है। जब भी गांव में कोई हमला होता या किसी भी दुश्मन का हमला होता तो गांव वाले इस कुएं में छलांग लगा देते और दुश्मन समझता कि ये सब मर चुके होंगे, लेकिन वो इस कुएं के जरिए सुरंगों में चले जाते और दुश्मन के जाने के बाद वापस निकल आते और यही वजह थी कि वो सारी की सारी लड़कियां जिंदा बच गईं। ये सुनकर हलाकू खान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार हलाकू खान आम गांव वालों से शिकस्त खा चुका था और इसी वजह से हलाकू खान ने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया।